शक्ल देखी है अपनी? वो देखो कितनी काली है वो लड़की, और उसके साथ जो जा रहा है वो लड़का तो मुझे पूरा पागल लग रहा है। हाँ यार, लग तो वही रहे हैं दोनों पागल। वैसे तेरे ससुराल वाली भी इसी तरह है, कोई भी सुंदर नहीं है। वो मुझे पता है, उनकी तो शक्ल का पूछो ही मत, मैं तो सर पर चढ़कर कहती रहती हूँ सबको। चल मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना भी है। हाँ चल, फिर मिलते हैं। ईशा अपने मायके में होती है और आज वो वापस अपने ससुराल जाने वाली होती है। आंचल ईशा से कहती है, ईशा बेटा अपनी पैकिंग कर ले, निहाल जी आते होंगे तुझे लेने। हाँ मम्मी आ रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है छत पर। नीचे आने को दिल ही नहीं कर रहा। निहाल आया तो इन्हें ऊपर ही भेज देना। ये कौन सी बात हुई बेटा, निहाल आया तो ऊपर भेज देना? अपनी अकल नहीं है इस लड़की को। आंचल छत पर जाती है और ईशा का हाथ पकड़कर कहती है, ईशा दिमाग ठीक है ना तेरा? चल नीचे, दामाद जी आएंगे तो क्या सोचेंगे, उनके आने का पता हुए भी हम खड़े नहीं है उनकी खातिरदारी में। ओफो मम्मी, तुम ना ज्यादा ही सोचती हो। अब क्या इतनी फुटानी करनी, अब तो शादी हो गई है। तू ना किसी काम की नहीं है। ईशा गौर से आंचल का दांत दिखने लगती है। मम्मी ये क्या हुआ, तुम्हारे दांत ऐसे कैसे हो गए? हो नहीं गए, मेरे दांत शुरू से ऐसे ही हैं। ऐसे आड़े तिरछी, लग रहा है जैसे तलवार की तरफ पहने हैं। पहले तो मैंने नहीं देखे थे ऐसे। अब क्या ही करेगी, देख जवानी में ऐसे थे तो बुढ़ापे में भला कौन ही देख रहा है। तू ना अब बात को घुमा मत। मम्मी मैं बात को नहीं घुमा रही हूँ। अंधेरे में अगर कोई तुम्हें बाल खुले करके छोड़ देना तो तुम बिल्कुल चुड़ैल दिखोगे। आंचल ईशा को मारने दौड़ती है और वो हंसती हुई नीचे आ जाती है। इतने में ही निहाल भी वहां आ जाता है। क्यों जी, क्या हुआ, क्यों इस तरह हंस रही हो? चढ़ा लिया है क्या तुमने? हंसी के कारण ईशा के मुंह से बात ही नहीं निकलती और वो जैसे तैसे बोलती है। अरे आगे भी बोलोगी जरा। क्या मम्मी, क्या? मम्मी के दांत देखे। हाँ देखे हैं। आगे आगे ठीक से बताओ ना, क्या हुआ? मम्मी के दांत और चुड़ैल के दांत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, देखो। तुम पागल हो क्या? बेटा जी आप उठिए, ये पागल ही है, कुछ भी बोलती है। निशा जीजू आए, कॉफी लेकर आ जा। निशा निहाल के लिए कॉफी लेकर आती है। जीजू मैंने बनाई है आपके लिए, चाउमीन लेकर आ रही हूँ। अरे वाह साली साहिबा, आपने तो दोनों मेरी पसंद का बनाया है। अब दीदी कुछ नहीं करती तो मुझे तो करना ही होगा ना। उधर से ईशा आकर कहती है, हाँ जैसे तू ही सब कुछ करती है, अब से तू ही करना। निहाल जिसकी तारीफ कर रहा हो ना, अब उसी के हाथ का खाना खाना, मुझसे बात तक करने मत आना। ये क्या कह रही हो जीजा, साली की नोक झोंक है, तुम बीच में मत पड़ो। निहाल कॉफी पीते पीते ईशा को मनाने कमरे में जाने लगता है। इधर निशा चाउमीन लेकर आती है और निहाल से कहती है, जीजू कहाँ जा रहे हो, चाउमीन ठंडी हो जाएगी। अरे तुम्हारी बहन गुस्सा हो गई है, उसे मनाने जा रहा हूँ। आप रुकिए, मैं दीदी से बात करती हूँ, आप खा लीजिए। अच्छा ठीक है। निशा ईशा के कमरे में जाती है और कहती है, ये सब क्या है दीदी, जीजू हमारे घर पर है और तुम इस तरह कर रही हो, अच्छा लगता है क्या? एटलीस्ट हमारे सामने तो मत करो, उनको बुरा लगेगा। तू ना उनकी फिक्र मत कर। इतने में ही निहाल अंदर आता है। ईशा गलती हो गई मुझसे, अब गुस्सा थूक भी दो सोना। चलाओ चाउमीन खाओ, बहुत अच्छा बनाया है निशा ने। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। दीदी कैसे कर रही हो? ये सोचो कितनी किस्मत वाली हो कि कोई तुम्हें मना रहा है, उसकी इज्जत करो। मुझे कोई ऐसा मिलता तो मैं उसे सर आंखों पर रखती। हम पति पत्नी के मैटर में तुम मत बोलो, समझी? तुम्हें कोई ऐसा कभी नहीं मिलने वाला। शक्ल देखिए अपनी। पता नहीं मेरी बहन कैसे बन गई तुम। मैं इतनी गोरी और तुम इतनी काली। निशा वहां से हट जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर ईशा और निहाल बिना खाए चाउमीन अपने घर चले जाते हैं। इधर आंचल निशा से कहती है, बेटा तू उस गधी की बात पर क्यों रोती है? आज तक उसने किया क्या है? उसकी बातों को मन से मत लगा। मामा इतनी काली हो गया। अरे ना मेरी बच्ची, देखना तुझे कितना अच्छा घर और वर मिलता है। इधर ईशा और निहाल अपने घर पहुंच जाते हैं। जाते ही ईशा अपनी कामवाली शांति से कहती है, शांति ये तेरी बेटी है क्या? हाँ भाभी मेरी बेटी है। पैदा होने के बाद इसके नाक पर कुछ गिर गया था क्या? इसकी नाक टेढ़ी है। नहीं नहीं दीदी, वो जब ये पेट में थी ना तो मेरे को खाने को ज्यादा मिलता नहीं था, कैल्शियम की कमी से उसकी नाक ऐसी हो गई है। अरे ठीक करवा ले, वरना शादी होने में बहुत दिक्कत होगी। नाक टेढ़ी है जैसे कोई फिसल पट्टी। ईशा हंसने लगती है।
बच्ची को बहुत बुरा लगता है। वो शांति से कहती है, माँ मुझे यहाँ नहीं रुकना, अभी के अभी घर चलो। हाँ हाँ चल रहे लिए बाबा। अभी तुरंत चलो, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, मुझे नहीं रुकना, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे चल चल। शांति अपनी बेटी को घर छोड़ने चली जाती है। ईशा के ससुराल वाले सीधे और सुलझे हुए लोग हैं, जिनके ज्यादा नखरे नहीं है। ईशा घर की बड़ी बहू है और बहुत सुंदर भी। निहाल ईशा की सुंदरता पर पहली नजर में फिदा हो गया था और उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। ईशा अपनी सुंदरता पर बहुत इतराती है और उसे खुद पर बहुत घमंड भी होता है। एक रोज शाम को जब साथ में सब बैठे थे, तब रजनी ईशा से कहती है, ईशा, चेरी की शादी के लिए लड़का देख लेते हैं, उसकी शादी के बाद ही आदित्य की शादी करेंगे। हाँ सही रहेगा मम्मी जी, वैसे भी चेरी की उम्र शादी लायक तो हो ही गई है। निहाल, ये लड़का कैसा लग रहा है तुम्हें? पापा ये तो बहुत स्मार्ट है, मुझे तो भाई पसंद आ गया लड़का, एक नजर में ही। देख चेरी, तुझे कैसा लग रहा है? चेरी शर्मा जाती है। पापा ये रिश्ता चलकर आया है क्या? ये लड़का मुझे पसंद है, पहले तुम दोनों भाई लड़के के बारे में पता लगा लो, उसके बाद मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, लड़का ही अच्छा नहीं रहा तो बात करके क्या फायदा। मम्मी जी, आपको लगता है कि ये लड़का अपनी चेरी को पसंद करेगा भी? कहाँ ये लड़का, कहाँ अपनी चेरी, कितना स्मार्ट है ये। और चेरी का कितना भी पार्लर से तैयार हो जाएगी, फिर भी इस लड़की को टक्कर नहीं दे पाएगी चेरी। बुरा मत मानना चेरी, तेरी आंखें खराब, चश्मा ऊपर से, लगता है जैसे बूढ़ी आंटी हो। अरे वो छोड़ो भी एक बार को, तो होठ ना तुम्हारे बड़े बेकार लगते हैं, इतने मोटे, नाक जैसे हाथी की सूंड। कौन ही पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का शादी करेगा तुमसे? अच्छा खासा तिलक देने पर भी कोई शादी कर लेना तो बहुत है। मैं अगर लड़का होती तो मैं तो देखती भी ना। चेरी उठकर वहां से अपने कमरे में भाग जाती है और बहुत रोती है। रजनी गुस्से में ईशा से कहती है, बहू तुम्हें एक जरा अकल नहीं है क्या? उसे ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? बेचारी बच्चे का मनोबल तोड़ दिया तुमने। अरे मैंने सच ही तो कहा है, मैं क्या करूं अगर उसे बुरा लगा तो। ईशा उठकर चली जाती है और रजनी अपने माथे पर हाथ रख के कहती है, पता नहीं किस घड़ी में इसे शादी करके ले आए थे हम। जब देखो दूसरों की शक्ल का मजाक उड़ाती रहती है। अब नहीं चाहिए मुझे सुंदर बहू जो बस तन से सुंदर हो। आदित्य के लिए बहू मैं देख कर लाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले की कुछ औरतें ईशा के घर आती है और रजनी से कहती हैं, रजनी, हमारे शहर में मिसेस ब्यूटी क्वीन का कंपटीशन होने वाला है। हमारे मोहल्ले में सबसे सुंदर बहू तेरी है। ईशा को इस कंपटीशन में हम सबकी ओर से खड़ा करना चाहते हैं। अवार्ड हमारे मोहल्ले में ही आना चाहिए भाई। नहीं नहीं, ईशा को मैं इन सब में नहीं भेजूंगी। क्यों नहीं भेजेगी? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू जीत कर तेरा नाम रोशन करेगी। तुझे खुशी नहीं होगी कि अगर मिस क्वीन का अवार्ड अपनी ईशा को मिलेगा तो? अरे वो बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। इतने में ही ईशा वहां आ जाती है। आंटी जी, मैं पार्टिसिपेट करूंगी, आप मुझे सारी डिटेल दे दीजिए। इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। मैं किसी मॉडल या हीरोइन से कम हूं क्या? हम भी यही चाहते हैं कि तू जीते। औरतें चली जाती हैं और रजनी निहाल को फोन करके सारी बात बताती है। बेटा निहाल, ऐसे ही बहू के सींग उगे हैं। अगर वो इस कंपटीशन में जीत गई तब तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मैं क्या करूं मम्मी, तुम लोगों ने ही ढूंढ कर ये रिश्ता लाया था, अब मैं तो झेल रहा हूं, तुम सब भी झेलो। इधर ईशा की सहेली शीतल ईशा को कॉल करके कहती है, यार मेरे देवर की शादी है, तुझे आना है, वो भी सबके साथ। निहाल जीजू को लेकर आना और अपने सास ससुर और ननद को भी लाना। हाँ हाँ जरूर आऊंगी मैं, तुझसे मिलना जो है और देखना भी है तेरी देवरानी कैसी दिखती है। लेकिन मैं निहाल के अलावा किसी और को लेकर नहीं आने वाली हूँ। ये क्या बात हुई, सबको ले आ। नहीं यार, मेरी सास की शक्ल देखिए तूने कैसी दिखती है, दांत आगे के दोनों बाहर के और निकले हुए हैं। मेरे ससुर के टाल पर एक जरा बाल नहीं है। ननद मेरी कैसी दिखती है, तुझसे कुछ छिपानी है यार। मुझे ना उनके साथ जाने में कहीं अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो पछता रही हूँ शादी करके ऐसे घर में जहाँ सारे के सारे बदसूरत है। उन्हें देख देख कर कहीं मेरा रंग रूप ना खराब हो जाए। उफ़ो, अब तू देख ले मैं क्या कहूँ। रजनी ईशा और शीतल की बात सुनती है, उसे बहुत बुरा लगता है। बहुत गुरूर है ना ईशा को अपनी शक्ल पर। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत सुंदर लड़के से करूंगी ताकि ये देखती रह जाए। इसका गुरूर तो तोड़ कर रहूंगी मैं। अगले दिन ईशा निहाल से कहती है, निहाल चलो तैयार हो जाओ, हमें शीतल के यहाँ जाना है शादी में। उसके देवर की शादी है ना आज। हाँ, और कोई तो ले जाने लायक है नहीं इस घर में। ठीक है चलता हूँ। तुम ये जो एक्स्ट्रा बोलती हो ना, वो नहीं बोलोगी तो ज्यादा सुंदर लगोगी। चुप रहो तुम।
निहाल और ईशा तैयार होकर शादी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में निहाल ईशा से कहता है, निशा, तुम हर बात पर सबकी शक्लों का मजाक बनाती हो, अच्छा लगता है क्या? अब तो बचपना छोड़ो, दूसरों को भी बुरा लगता है, ये तो सोचो कभी। मैं कोई मजाक नहीं बनाती हूँ, जो सच बोलती हूँ। किसी की शक्ल वैसी है तब ना मैं बोलती हूँ, वरना मुझे क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने जैसे जैसा बनाया है। तुम किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकती हो। तुम अपनी माँ की तरह मुझे लेक्चर मत दो। अच्छा खासा मूड है मेरा, खराब मत करो, पार्टी एंजॉय करने दो। ईशा और निहाल पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही ईशा शीतल से कहती है, शीतल, तेरी देवरानी से तो मिलवा देखूं कैसी है। वो कमरे में तैयार हो रही है, तुझसे मिलवाती हूँ, चल। शीतल ईशा को अपनी देवरानी नित्या के पास ले जाती है। ईशा, ये मेरी देवरानी नित्या। देवरानी जी, ये मेरी सहेली ईशा। ओ हाय नित्या। शीतल मेकअप चाहे कोई कितना भी करवा ले, नेचुरल ब्यूटी मेरी तरह तो नहीं बन सकता। भाभी, शादी में लगता है आप बिना मेकअप के ही स्टेज पर गई होंगी। नित्या ईशा का मुंह तोड़ जवाब देती है और ईशा वहां से अपनी जूती झड़काती हुई चली जाती है। तेरी देवरानी तो बहुत ही बदसूरत है और बदजबान भी। गाल कितने पिचके हुए है, जैसे खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। और तो और आंखें छोटी छोटी सी, जैसे बंदी हो। कैसे तुम लोगों को ये लड़की पसंद आ गई, और कोई नहीं मिली क्या? यार, अब मैं क्या ही बोलूं, वो मेरा देवर है ना, जिद पर आ गया था, शादी करूंगा तो इसी से, वरना कंवारा रहूंगा। लव मैरिज है इनकी यार। एक से एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे इसके लिए, लेकिन इसे पसंद ही नहीं आई। अब यही पसंद है तो क्या करते, शादी के लिए हाँ कर दी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तुझे क्या है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। ईशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और मिसेस क्वीन के कंपटीशन का दिन नजदीक आ जाता है। ईशा अपने चेहरे की देखभाल करती है, कभी कुछ तो कभी कुछ लगाती रहती है। क्वीन का ताज तो मैं लेकर आऊंगी किसी भी हाल में। ईशा हल्दी और बेसन का लेप अपने चेहरे पर लगा रही थी, तभी वहां चेरी आकर कहती है, भाभी क्या लगा रही हो आप, मुझे भी लगा दो ना। वो ऐसा है ननद जी कि ये लेप चेहरे की टैनिंग को खत्म करता है, ना कि काले चेहरे को गोरा करते। ये सब आप जैसों के लिए नहीं है, आपके लिए तो वो कोई कलर चेंजिंग ट्रीटमेंट करवाना होगा। मेरी मानो तो करवा ही लो, साथ में नाक और होठ की सर्जरी भी करवा लेना, हो सकता है तब जाकर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाए। चेरी भागकर अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, भगवान, मुझे इतनी बदसूरत क्यों बनाया तुमने, मुझे भाभी की तरह सुंदर क्यों नहीं बनाया। रजनी कमरे में जाकर चेरी से कहती है, बेटा तेरी भाभी की तो बात ही मत सुन, सुंदरता मन से होती है, तन से नहीं। जिस लड़के की तस्वीर देखकर तेरी भाभी ने कहा था कि वो चेरी को कभी पसंद नहीं करेगा, उसी लड़के ने तुझे पसंद किया है शादी के लिए, और वो भी बिना दहेज के। सच में माँ? हाँ मेरी रानो। इधर कंपटीशन का दिन आ जाता है और सब पार्टिसिपेंट सुबह से ही जहां इवेंट होने वाला था वहां चले जाते हैं। ईशा की नजर शीतल की देवरानी नित्या पर पड़ती है। ये भी आई है यहाँ पर। अब मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि मैं ही जीतूंगी। ऐसे ऐसे लोग मेरे आगे जीत पाएंगे क्या? ईशा नित्या के पास जाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। न रंग न रूप, फिर भी चले आए हैं मिसेस क्वीन बनने। क्या कॉन्फिडेंस है, गजब। मुझे क्या है भाई, कोई अपनी बेइज्जती करवा कर ही माने तो मैं क्या कर सकती हूँ। नित्या कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। सब पार्टिसिपेंट्स अपने अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। नित्या एकदम लाइट मेकअप करती है, वहीं ईशा अपने चेहरे पर ब्लीच लगाती है। ब्लीच से चेहरा चमकने लगेगा, फिर मेकअप करूंगी। ईशा कितनी खूबसूरत दिखती है तू यार। ईशा गलती से एक्सपायर हो चुका ब्लीच इस्तेमाल कर लेती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। जल क्यों रहा है मेरा चेहरा? ईशा पानी से चेहरा धोती है, पर उसका चेहरा जल जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? इन बदसूरत लोगों से मैं नहीं हार सकती हूँ। ईशा अपने चेहरे पर बर्फ रगड़ती है, फिर मेकअप करना चालू करती है। मेकअप चेहरा जला होने के कारण ईशा को ज्यादा करना पड़ता है और साथ ही साथ डीप शेड का फाउंडेशन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब स्टेज पर आने की बारी एक एक करके सबकी आती जाती है। ईशा का स्टेज पर जाते ही पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। संभल कर। वैसे आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं हूं ही इतनी सुंदर कि लोग मुझसे नजर नहीं हटा सकते। नेक्स्ट। एक एक करके सभी आती हैं। फिर लास्ट में जज सभी पार्टिसिपेंट्स को एक साथ स्टेज पर बुलाते हैं। आज की विनर है मिसेस नित्या। सब चौंक जाते हैं। ईशा को धक्का लगता है। वो उसी वक्त कहती है, ये फैन नहीं है।
जो लड़की खुद को संभाल नहीं सकती वो क्या मिसेस क्वीन का ताज संभालेगी। दूसरा, आपको इतना मेकअप करना पड़ा खुद को प्रेजेंट करने के लिए। वही नित्या ने देखी एकदम लाइट मेकअप किया है। वैसे आपको जज के डिसीजन पर बोलने का राइट नहीं है। ऐसा था तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। आपकी स्किन टोन बहुत ब्लैक दिख रही है। दूसरा, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ईशा का मुंह बंद हो जाता है। आज उसका घमंड सीधे धड़ाम से जमीन पर गिरता है। जो हमेशा सबकी शक्लों का मजाक उड़ाती थी, आज वो इन 3 लोगों के सामने मजाक बन जाती है। सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब नित्या वहां आकर कहती है, अब कौन अपनी बेइज्जती करवा कर जा रहा है? सबको पता है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भगवान ने किसी को शक्ल सुंदर दी हो लेकिन मन काला दिया हो। नित्या चली जाती है और ईशा अपने घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा होती है। गर्ग परिवार, जिसमें कांता अपने परिवार के साथ रहती है, जहां उसके छोटे बेटे पंकज के साथ शादी करके नई बहू पारुल आती है और बड़े बेटे नीरज की बहू कोकिला समेत सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कोकिला, अब तो खुश हो तुम? तुम्हारी देवरानी जो आ गई। क्या माँ जी, आप भी खुश तो हमारे देवर होंगे झाड़ू मार के। भाभी आप भी ना। अच्छा ये तो बता, तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? और ये बात पारुल के कान में भी पड़ती है। अरे वाह, घूमने के लिए मैं तो गोवा जाऊंगी। वैसे भी माँ ने कहा था जहाँ भी जाना शादी के बाद अपने पति के साथ जाना। अब जाकर मेरा गोवा जाने का सपना सच होगा। ये सोचकर पारुल अपने रूम से बाहर आती है। पारुल को देखते ही कोकिला कहती है, ये लो देवरानी भी आ गई, इन्हें से पूछ लो कहाँ जाना है झाड़ू मार के। पारुल खुश होकर बोलने ही वाली थी कि तभी पंकज कहता है, अरे भाभी, पारुल से क्या ही पूछना, आप ही बताओ कहाँ जा सकते हैं। हाँ, आप ही बता दो भाभी कहाँ जाए। तुम दोनों ना माता के धाम पे चले जाओ। हनीमून पे? क्यों, तुम्हें कहीं और जाना था क्या झाड़ू मार के? अरे नहीं भाभी, आपने बिल्कुल सही बताया, माता के धाम पे ही जाते हैं। वैसे भी जीवन के नए पड़ाव पे माता के दर्शन से अच्छा क्या ही होगा। हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगाया। इतना अच्छा मौका था गोवा जाने का, लेकिन नहीं, इनको तो भाभी की सुननी थी। पारुल भी मन मारकर हाँ कह देती है। पंकज और पारुल दोनों घूमने के लिए अगले दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद जब वापस आते हैं तो घर में पेंट का काम हो रहा था। आ गया बेटा, जाओ कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। पारुल अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तब कोकिला कहती है, अरे पारुल रुक जाओ झाड़ू मार के। लेकिन यहाँ कैसे झाड़ू मारूं? अच्छा भाभी रुकिए, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। मैं वही तो बता रही हूँ, अब से तुम्हारा कमरा ये है। क्या मतलब? और हमारे कमरे को क्या हुआ है? अरे वो मुझे पुराने वाले कमरे में नींद ठीक से नहीं आती थी ना, तो मैंने सोचा तुम दोनों को वहां शिफ्ट कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा ले लिया। वैसे भी वो कमरा कोने का है तो तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन वो कमरा तो काफी छोटा है। तो तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं भाभी, वो कमरा मुझे पसंद है। छोटा कमरा ही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। पारुल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मैं क्या क्या सोचकर इस घर में आई थी, लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। जिसको देखो वही जेठानी के गुण गा रहा है। जो भी वो कहती है सब आंखें बंद करके मान लेते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। सभी के सर से जेठानी का भूत उतारना ही होगा। इसके बाद पारुल फ्रेश होकर आती है जहाँ सभी बातें कर रहे थे। आज खाने में क्या बनने वाला है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। देख लो कुछ अच्छा बना लो। आज मटर पनीर बना लेते हैं। वैसे भी भैया को मटर पनीर पसंद है ना। भाभी आप बताओ क्या बनना चाहिए आज? हाँ तुम बताओ कोकिला। आज मलाई कोफ्ते बनाते हैं झाड़ू मार के। अरे वाह, मेरे मन की बात कर दी तुमने। बहू हो तो ऐसे। भाभी मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। हाँ कोकिला, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। अब जल्दी से खिला दो बस। अच्छा ठीक है। चलो पारुल, मलाई कोफ्ता बनाना है। जी हाँ भाभी, चलो। दोनों किचन में जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। तभी पेंट करने वाला कांता के पास आता है। माँ जी सब जगह पेंट हो गया है, बस वो अंदर वाला छोटा कमरा बाकी है। आप बता दो कौन सा कलर करना है, तो वो भी मैं आज कर ही देता हूँ। कोकिला, पारुल बहू जरा इधर तो आना। चलो, कम से कम मेरे कमरे में कौन सा कलर करना है ये तो मुझसे पूछकर होगा। वैसे मैं ना पर्पल कलर करूंगी। मुझे कब से पर्पल रूम चाहिए था।
क्या कमरा होगा मेरा, वाह वाह वाह, अलग ही चमकेगा। मैं उसको अच्छे से डेकोर भी करूंगी। पारुल, क्या हुआ? चलो, माँ जी बुला रही हैं। दोनों कांता के पास जाती हैं। जी माँ जी, क्या हुआ? वो छोटे कमरे में कौन सा कलर होना है वो तो बता दो, आज ही कलर का काम खत्म हो जाएगा। और पारुल, तुम जरा कमरा खाली कर लो अपना। जी माँ जी, मैं क्या माँ जी? हाँ, तुम अपना कमरा खाली कर लो, कलर होना है अभी तो बताया। ठीक है माँ जी। भैया आप ये येलो कलर कर दो, वो कमरा चमकता हुआ होना चाहिए। अरे वाह, क्या कलर पसंद किया है मेरी बहू ने, बहुत ही बढ़िया। इसलिए हर काम हम तुमसे पूछ कर करते हैं। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे पारुल, तुम्हें ये येलो कलर पसंद तो है ना? अगर कलर चेंज करवाना है तो अभी बता दो। अरे तुम्हारे पसंद सभी के पसंद, इसमें चेंज क्या करवाना, तुम्हें बता दो पारुल बहू अपनी जेठानी को। जी भाभी, कलर बहुत अच्छा है। मुझे भी कब से ये येलो वाला कलर का ही कमरा चाहिए था। मैं जाती हूँ कमरा खाली करने। ये कहकर पारुल कमरा खाली करने चली जाती है। येलो कलर कौन करवाता है कमरे में, लेकिन मना भी कैसे करती? यहाँ तो सब भाभी के चमचे हैं, उनका फैसला मतलब भगवान का फैसला, सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेरे बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो बोलकर फायदा भी क्या? कितने अरमानों से शादी की थी मैंने कि अपने हिसाब से अपना कमरा सजाऊंगी, लेकिन कैसे क्या हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त कांता कहती है, अरे कोकिला बहू, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। चलो अच्छा है मुझे नहीं बुलाया, वैसे भी मेरी कमर में काफी दर्द है, बच गई मैं। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं और पारुल जाकर ले आएंगे। क्यों पारुल, चलोगी ना बाजार? लो गई भैंस पानी में। पारुल, आ रही हो ना? जी जी भाभी, चलो चलते हैं। ये कहकर पारुल कोकिला के साथ बाजार चली जाती है। कोकिला काफी सामान ले लेती है। तभी वो देखती है कि पारुल की कमर में दर्द की वजह से वो सामान नहीं उठा पा रही थी। कोकिला कुछ कहती उससे पहले ही एक आदमी कोकिला से कहता है, हेलो भाभी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी मेरा छोड़ो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा काम बता सकता हूँ जिससे इस पूरे मोहल्ले में, अरे मोहल्ला छोड़ो, इस शहर में, और मैं तो क्या कहता हूँ शहर भी छोड़ो, आप पूरे देश में फेमस हो जाओगी। यकीन नहीं होता ना? बस एक बार आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, फिर देखो कैसे अगले ही महीने में आपके पास दुनिया की महंगी कार होगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ सच में। आपको बस 20,000 रुपए देकर हमारी कंपनी की किट लेनी है, जिसमें आपको ट्रेनिंग की एक वीडियो मिलेगी और आपको क्या क्या करना है ये सब भी बताया जाएगा। ये लो, भाभी जी तो फंस गई इस फ्रॉड की स्कीम में। अब क्या होगा? वैसे अच्छा ही है, इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। अब मैं सभी घर वालों के सामने इस आदमी का भंडा फोड़ दूंगी और सबको सिखा दूंगी कि हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। भाभी जी की चमचागिरी करना बंद कर दो। अच्छा बस इतना सा काम? ठीक है, आप मेरे घर चलो, मैं आपको बाकी परिवार वालों से भी मिलवाती हूँ और वहीं पैसे भी दे दूंगी। अरे वाह, क्या बकरा मिला है, खुद ही हलाल होने के लिए घर लेकर जा रही है। आदमी कोकिला के साथ घर आ जाता है और घर आकर कोकिला पंकज और नीरज को बुलाकर सब बताने लगती है। देखो तो आप दोनों, कितना आसान है अमीर बनना। जी, तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हैं ना? भाभी आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, आपके फैसले से कोई कैसे मना कर सकता है। देखिए आप लोग ना बिना कुछ जाने और सोचे ही कैसे हर बात पे भाभी की हाँ में हाँ मिला देते हो। ये आदमी एक नंबर का फर्जी है, ये अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर लोगों से पैसे लूटता है। अच्छा, आप लोग का घर का मामला है, सुलझाइए, मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? पहले हमारे पैसे तो देकर जाओ। तभी कांता आती है। पारुल, तुम्हें क्या लगता है कोकिला इतनी बेवकूफ है जो इस आदमी की बातों में आकर पैसे दे देगी? इस आदमी को यहाँ इसीलिए तो लेकर आई है क्योंकि इस आदमी ने करीब 1 साल पहले मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे पैसे लूट लिए थे। उस वक्त कोकिला ने मुझे काफी मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और पैसे दे दिए, और ये आदमी मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे माँ जी, मुझे छोड़ दो और ये लो आपके पैसे ब्याज के साथ। पैसे देकर वो आदमी भाग जाता है। भाभी मुझे माफ कर दो। पारुल, मैंने देखा कि तुम्हारी कमर में दर्द था, फिर तुम बाजार क्यों आई? जब तुम्हें कोई चीज ना करनी हो तो साफ मना कर दिया करो, क्योंकि अगर तुम अपनी बात नहीं रखोगी तो किसी को कैसे पता लगेगा कि तुम क्या चाहती हो। तो अच्छा हो या बुरा, हर बात पे अपनी राय जरूर रखा करो। हाँ भाभी, सच में आप तारीफ के काबिल हो, मेरे बिना बोले ही आप मेरी बात समझ गई।
बहू हो तो मेरे परिवार जैसी। और सभी घर वाले हंसने लगते हैं। प्रीत की हाल में ही सागर से शादी हुई होती है। ससुराल में सास उषा, ससुर सुंदरलाल, जिठानी रोमा और जेठ गिरीश होते हैं। प्रीति बहुत खूबसूरत होती है और सभी उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ भी करते, जिससे जिठानी रोमा को काफी जलन होती। सागर और गिरीश के पापा, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रीति इतनी खूबसूरत है, इतनी गुणवान है कि बस पूछो मत। हम और सागर बहुत भाग्यशाली है जो प्रीति जैसी सुंदर लड़की हम सबके जीवन में आई। बात तो आपने बिल्कुल सही कही उषा जी। ये सब सुनकर रोमा बहुत गुस्सा होती है और रसोई में चाय बनाती हुए कहती है, बड़े तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि इन दोनों बूढ़े बुढ़िया की चाय में जहर मिला दो और इनका अभी के अभी काम तमाम कर दो। अरे रोमा बहू, अभी तक चाय नहीं बनी या पूरा दिन लग जाएगा चाय बनाने में है? रोमा हॉल में आकर उषा और सुंदरलाल को चाय परोसती है। तभी वहां पर सुंदर तरह से सज संवर कर प्रीति बहू आ जाती है अपने पति सागर के साथ, और दोनों नया शादीशुदा जोड़ा एक साथ मिलकर सुंदरलाल और उषा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुश रहो बच्चों। चलो रोमा बहू, शाम के खाने की तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, जितने पकवान मैंने बताए थे ना, सारे बनाने हैं। जी ठीक है माँ जी। प्रीति चलो हम दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। जी हाँ जिठानी जी। अरे रुको रुको, प्रीति बहू तुम कहाँ चली? आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, और ऐसे में अगर तुम रसोई में दिन भर खाना पकाओगी तो थक जाओगी और तुम्हारा फूल सा चेहरा थकावट के कारण मुरझा जाएगा। इसलिए सारा काम रोमा बहू ही करेगी। लेकिन माँ जी, इतना सारा काम जिठानी जी कैसे? अरे लेकिन कुछ नहीं। प्रीति बहू, तू ना बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। एक तू ही तो है, और अब तुझे देखकर शाम को सारी मोहल्ले की औरतें जल जल कर राख हो जानी चाहिए। बड़ा मजा आएगा। आखिर मेरी प्रीति बहू किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। रोमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अकेली ही रसोई में जाकर काम करने लग जाती है। तभी इस प्रीति की तो ऐसी की तैसी। घर आए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन मेरा जीना तो इसने अभी से ही दुश्वार कर दिया है। थोड़ी देर बाद प्रीति के कमरे से गुजरते समय रोमा देखती है कि प्रीति मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना रही है। और ये 1 चम्मच गुलाब जल। ये मुल्तानी मिट्टी अब मेरे चेहरे पर लगेगी। मेरी खूबसूरती पर और भी 4 चांद लग जाएंगे, और तभी चांद की चमक भी मेरे चेहरे की चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। अच्छा जी, तो ये बात है। अब देखना क्या होता है इस रोमा को परेशान करने का इंतजाम। जस्ट वेट एंड वॉच माय डियर देवरानी मैडम। रोमा जानबूझकर रसोई में जाकर प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति, जिससे प्रीति अपनी मुल्तानी मिट्टी के बॉल को छोड़कर तुरंत रसोई में चली आती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रोमा प्रीति के कमरे में चली जाती है और मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक में एक दवाई मिला देती है। अब इस मुल्तानी मिट्टी को जब प्रीति अपने मुखड़े पर लगाएगी तब वो मुंह दिखाई में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रोमा वो मुल्तानी मिट्टी का बॉल वहीं पर रख देती है और प्रीति के कमरे से रफू चक्कर हो जाती है। रसोई में कोई ना होने के कारण प्रीति फिर से अपने कमरे में आ जाती है और उस मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाती है। फिर जब वो सूख जाती है तब प्रीति अपना चेहरा धोती है और आईने में देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? नहीं। प्रीति देखती है कि उसके चेहरे पर काले दाग आ गए हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं क्या करूं? शाम को मेरी मुंह दिखाई है और ऐसे में ये क्या हो गया? लगता है ये सब मुल्तानी मिट्टी की वजह से हुआ है।
अब मैं मुंह दिखाए मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? सारे घर वालों का तो दिल ही टूट जाएगा। माँ जी को तो पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है। वो तो जब देखो तब सिर्फ मेरी सुंदरता की तारीफ करती रहती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी कमरे में सागर आता है और प्रीति को आवाज लगाता है। वहीं प्रीति बाथरूम में पूरी तरह डर जाती है। प्रीति जल्दी आओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म में तुम इसे अपने बालों में लगाना, तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर कर आएगी। प्रीति सुन रही हो ना तुम? अब हाँ सागर जी, मैं अभी आई। आप जाइए ना, तब तक मेरे लिए गजरा लाइए। अरे कैसी बात कर रही हो प्रीति, गजरा तो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी लेकर आया हूँ। ओह नो, ओके ठीक है। मुझे ना वो बूढ़ी के बाल ला कर दो ना, मुझे उन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज सागर। व्हाट? प्रीति ये तुम क्या बोल रही हो? किस बूढ़ी के बाल मैं तोड़कर तुम्हारे लिए लाऊं? ये क्राइम मैं कैसे कर सकता हूँ जानू? और तुम बूढ़ी आंटीज के बाल खाती हो? ओ माय गॉड। वो नहीं मेरे भोले पति देव, अरे कॉटन कैंडी, उसे हिंदी में बूढ़ी के बाल कहते हैं ना। अच्छा, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें बाजार से। सागर चला जाता है और तभी प्रीति बाथरूम से बाहर आकर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और सोचती रह जाती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शक्ल देखकर घर में कोई भी गश खाकर गिर पड़ेगा। नहीं, मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं ऑनलाइन कुछ देखती हूँ, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। फिर बाद में इस मुल्तानी मिट्टी की कंपनी वालों की बैंड बजा दूंगी। प्रीति अपने फ़ोन पर ऑनलाइन वीडियोस देखती है और अपने चेहरे को ठीक करने के सॉल्यूशंस को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद जब सागर बूढ़ी के बाल लेकर आता है, तब वो देखता है कि प्रीति ने अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाया हुआ है। प्रीति, ये तुमने अपना चेहरा अभी से ही घूंघट के पीछे क्यों छुपा रखा है? वो ना, दरअसल माँ जी ने कहा है कि मुंह दिखाई की रस्म के 5 से 6 घंटे पहले ही नई नवेली बहू अपना चेहरा घूंघट में ही छुपा कर रखती है। अगर किसी ने गलती से भी मेरा चेहरा देख लिया ना तो अपशगुन हो जाएगा। हाँ सच में? लेकिन रोमा भाभी की मुंह दिखाई के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब सागर समझा करो ना, वक्त के साथ साथ रस्मों रिवाज भी चेंज होते रहते हैं। हर बात पर डिबेट करते रहते हो तुम बस। अच्छा बाबा, ओके, ये लो तुम्हारे बूढ़ी के बाल और इन्हें तुम अब आराम से खाओ। और हाँ, शाम को वो गजरा लगाना भूलना मत। प्रीति दिन भर अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाए रखती है और मुंह दिखाए के वक्त गायब हो जाती है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। तभी रोमा उसे देख लेती है। रोमा उषा को जाकर ये बात बताती है और प्रीति के ना चाहते हुए भी उसे उषा और रोमा मुंह दिखाए के लिए ले जाते हैं। भगवान जी, अब तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। क्या करूं? माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूं, दिखा दूं अपना चेहरा? नहीं। प्रीति घूंघट के अंदर यही सोचती है कि क्या करूं और क्या नहीं, और उतने में सारी औरतें आ भी जाती हैं। और जब उषा प्रीति का घूंघट उठाती है, तभी प्रीति का चेहरा एकदम साफ होता है और चमक रहा होता है। ये देखकर रोमा चौंक जाती है। एकदम कोहिनूर लेकर आई हो तुम उषा बहन, नजर ना लगे प्रीति बहू को। थु 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 थु। सच में मलाई जैसी गोरी सुंदर बहू है। तेरी तो लॉटरी लग गई उषा। ये क्या, ये जादू कैसे हो गया? लगता है उस फेस पैक के साइड इफेक्ट्स कुछ ही देर के लिए थे। थैंक यू भगवान जी। ये क्या? रोमा कमरे में जाकर जब उस दवाई को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि उस दवाई का असर सिर्फ 5 से 6 घंटों तक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोमा अपना सर पटकते रह जाती है और वहां प्रीति को सभी औरतें सुंदर सुंदर तोहफे देती है और उसकी मुंह दिखाए की रस्म पूरी हो जाती है।